ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिसकॉन्सेप्शन. एम आई गोइंग टू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन, एक कन्फ्यूजन है, वो आज क्लियर होनी चाहिए और आपका ये टेक होम पॉइंट होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, मीन्स कि हम इस कोर्स के अंदर कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सीखी, ठीक है, हम उन्हीं को इसमें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, देखो इसीलिए हम यहाँ पे कोई नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम सी शार्प को ही यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कोई नई लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे हैं. ठीक है, हम इस चीज़ को सीखेंगे कि वो क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कोड को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, हम अपने कोड को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहली बात जो हमने क्लियर करनी है आज वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, ओके, इफ नॉट अ लैंग्वेज देन व्हाट इज इट. ठीक है, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ठीक है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये क्या कोर्स है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू मैनेज योर कोड such that it provides you many benefits. ठीक है, वो क्या है वो हम टाइम टू टाइम स्टडी करेंगे, प्लस कुछ फ्यू जो बेसिक लेवल के इसके बेनिफिट्स हैं उनको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारी जो है एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया. और वो क्या है कि इस कोर्स के अंदर हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे. ठीक है, बल्कि हम एक सेट ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो सीखेंगे जो कि हमें क्या किस में हेल्प करेगी. इट विल हेल्प अस टू मैनेज और कोड इफेक्टिवली. ठीक है, और क्या है कि ये सेट ऑफ टेक्निक्स हैं. ठीक है, और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती हैं. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस कोर्स में सी शार्प पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जो है वो सी शार्प ही सीखी. ठीक है, तो इसीलिए मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ. वंस आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं आप उनको फर्मली पिक कर लेते हो, ठीक है, तो फिर लैंग्वेज आपके लिए कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में जो प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें जावा आ जाती है, पाइथन आ जाती है, सी प्लस प्लस है, एंड मैनी मोर. ठीक है, देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स उन सब में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं. ठीक है, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब लैंग्वेजेस जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं. तो वंस अगर आपको ये टेक्निक्स आप सीख जाते हो, आप इसका कॉन्सेप्ट पिक कर लेते हो, ठीक है, कि ये सब जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो किस तरह से हमारे कोड को जो है वो अच्छा बनाती हैं, वो उसका हमें हमारी एप्लीकेशन की रनिंग में क्या फ़ायदा है, उसका वो एग्जीक्यूशन टाइम कैसे फास्ट होता है. ठीक है, और इन चीज़ों को वंस आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आप इन टेक्निक्स को किसी भी लैंग्वेज में जो है फिर आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ओके, हम फर्दर इन्हीं मिसकॉन्सेप्शंस को कंटिन्यू करते हैं. एंड हेयर कम्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक. ठीक है, इसको यहाँ हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. इन द लास्ट सेमेस्टर यू स्टडी फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग. यू लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स. ठीक है, और फंडामेंटल्स में क्या आ जाता है, जो बेसिक आपके प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आ जाते हैं, जैसे वेरिएबल, लूप्स.
ठीक है, फिर फंक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, पॉइंटर्स हैं। बाय यूजिंग दीज यू बिल्ड योर प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, विच प्रोवाइड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर हैज़ लेट्स से 2 वेरिएबल्स एंड 4 फंक्शंस, ठीक है, मीन्स कोई सी भी 2 वैल्यूज आप ले रहे हो, जिनके लिए 2 वेरिएबल्स आप ले रहे हो, ठीक है, और उनके ऊपर आप ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। अब आप देखो कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ये मैनेजेबल होते हैं इन अ सिंगल फाइल, और वो इजी होते हैं अगर कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपने कुछ अपडेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल्स जो हैं वो पहले इंटीजर लिए हुए थे, अब आप चेंजेस लाने चाह रहे हो, आप उसको फ्लोट में चेंज करना चाह रहे हो, तो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो वहाँ पे आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और एक सिंगल फाइल में ही आपके ये 4 फंक्शंस आ रहे हैं और आपके जो ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये मैनेजेबल है। तो जहाँ तक बात है स्मॉल प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, ठीक है, प्रॉब्लम हम देखते हैं कहाँ पे आता है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ योर प्रोग्राम साइज ग्रो, लेट्स से 100 डिफरेंट फंक्शंस एंड 100 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब आप देखो कि आपकी एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसमें आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है, लेट्स से 100 और मे बी मोर देन 100, और इसी तरह आपके पास जो है वो न्यूमरस वेरिएबल्स हैं। So you need some technique so that you manage your code in a way which is easy to debug and maintain and reuse, ठीक है। अब जब इस तरह के हमारे पास लार्ज साइज प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स किस तरह से कि उनमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो ये फिर ज़रूरी हो जाता है कि उनको किसी सिस्टमेटिक वे में उनको मैनेज किया जाए, ठीक है, ताकि आप जो है उनको इजीली डीबग कर सको कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर सको कि वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है, या वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें इशू आ रहा है, और आप उसको इफेक्टिवली जो है वो चेंज कुछ इस तरह से करो कि आप एक जगह चेंज करो और वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, ना कि अगर वो वेरिएबल आप जो है वो आपके प्रोग्राम में आप उसको जो है 400 डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हो, तो उन 400 प्लेसेस पे 1 बाय 1 जाके आप उसको अपडेट करो, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट मैनेजेबल, ठीक है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जब लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या रिक्वायर्ड है कि उसको कुछ इस तरह से आप अपने कोड को जो है वो कुछ आप इस तरह से मैनेज करें कि आप इस तरह की चेंजेस को इजीली मैनेज कर सकें, कि चेंज कहीं एक जगह करें सारे के सारे कोड में वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोसीजरल पैराडाइम में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको हम आगे और डिटेल में भी देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसकी मेंटेनेंस भी आ गई, ठीक है, डीबगिंग, मेंटेनेंस, कि आप अपडेशंस कर रहे हो और उसको किस तरह से जो है फर्दर या अपग्रेड कर रहे हो, कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो, कुछ और इस तरह के फीचर्स हैं, तो वो जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो उसमें उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली क्या है, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, प्रोसीजरल जो पैराडाइम है उसमें रीयूजेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और फर्दर देख लेते हैं रीयूजेबिलिटी को। हम रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम एंड यू save it in calculator.cs. Now in the same project a scientific calculator is also required which has all the functionality of simple calculator and plus other functionality, ठीक है। तो आप देखो कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं
और उस प्रोजेक्ट में जो है हमारी एक फंक्शनैलिटी है सिंपल कैलकुलेटर, जो कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. And in the same project, we have another functionality which is a scientific calculator. और scientific calculator जो है वो basically एक extended form होती है simple calculator की. तो इसलिए क्या होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है जो सिंपल कैलकुलेटर के हैं, और प्लस उसके अंदर जो है वो फर्दर एडवांस्ड ऑपरेशंस जो कि साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, वो भी उसका पार्ट होते हैं. तो अब आप देखो इस केस में क्या है कि जब हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हमें अगेन एक और जो है वो फाइल बनानी पड़ेगी, और उसमें जो है हमें फिर से वो सारी फंक्शनैलिटी जो सिंपल कैलकुलेटर की है वो उसमें हमें राइट करनी पड़ेगी. तो इसमें हमारे पास जो एक सिंपल ऑप्शन होता है वो यही होता है कि हम जो हमारी calculator.cs फाइल है उस पे से उस सारे कोड को हम कॉपी करते हैं और अपनी साइंटिफिक कैलकुलेटर .cs फाइल के अंदर हम उसको जो है पेस्ट कर देते हैं. तो बेसिकली हम कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और कोड डुप्लीकेशन हो रही होती है. मीन सेम प्रोजेक्ट के अंदर दो फाइल्स हैं, calculator.cs और साइंटिफिक calculator.cs. और क्या है कि दोनों फाइल्स के अंदर हमने देखा कि कुछ फंक्शनैलिटीज़ कॉमन है. तो क्या है कि उस फंक्शनैलिटी को हमें जो है वो दोनों फाइल्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और क्या होगा कि कोड डुप्लीकेशन हो रहा होगा कि वही कोड हमारे पास calculator.cs में है, फाइल में है, और वही कोड हमारे पास साइंटिफिक calculator.cs फाइल के अंदर होगा. तो ये जो कोड डुप्लीकेशन है, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड कि हम एक ही चीज़ बार बार राइट करें. ऑब्वियसली आप देखें वही चीज़ जब हम बार बार राइट करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है. और जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी शुड नॉट कॉपी एंड पेस्ट द कोड, और कोड की डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए. हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो कोड को किसी एक ऐसी जगह राइट करना चाहिए जहाँ से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सारी फाइल्स उसको एक्सेस करके रीयूज़ कर सकें. तो ये जो रीयूजेबिलिटी का मैकेनिज्म है ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं.